फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभावी कंपटीशन हब। आज हम अरिहंत वन लाइनर का फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मैग्नेट क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो देखो, मैग्नेट सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो स्पेस सराउंडिंग मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। देखो, जो अर्थ में कुछ ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे दे अट्रैक्ट आयरन एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स, दे आर कॉल्ड मैग्नेट्स। अब जो मैग्नेट है उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है अट्रैक्टिव, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट क्या हो गया? जो एक पार्टिकल जो अर्थ में मिलते हैं वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और उसके आसपास के फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ अर्थ इज ऑल्सो नेचुरल मैग्नेट। नेक्स्ट, विच मटेरियल इज नोन एज द नेचुरल मैग्नेट? मैग्नेटाइट। देखो, नेचुरल मैग्नेट मतलब क्या हुआ कि हमने इसमें कोई आर्टिफिशियल तरीके से उसको बनाया नहीं है, ये नेचुरली मिल रहा है। तो ये कौन सा मटेरियल? मैग्नेटाइट मटेरियल। एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होता है? लाइक हम सोलोनाइट बनाते हैं, उसमें करंट पास करते हैं। तो ये जो है मैग्नेट, यहाँ मैग्नेटिक इससे मैग्नेट जो बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको बोलते हैं, ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल मैग्नेट। पर ये जो मैग्नेटाइट है ये क्या है? काइंड ऑफ नेचुरल मैग्नेट। मतलब इसको किसी आदमी ने नहीं बनाया, ये नेचुरल से हमें एज अ मटेरियल और एज अ मिनरल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन ऑफ मैग्नेट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज मैक्सिमम? देखो, वो कहाँ पे होती है? पोल्स पे। सपोज कि ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है और ये मिडिल पार्ट है। तो ये बोल रहा है कि जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम कहाँ पे होती है? तो वो पोल्स पे होती है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होती है और इस सेंटर पे तो नियरली ज़ीरो होती है, नियरली ज़ीरो होती है। तो मैक्सिमम कहाँ पे होती है? पोल्स पे। नाउ, वेयर इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम? सबसे मिनिमम कहाँ पे होती है? तो मिड पॉइंट पे। यहाँ पे क्या होती है? सबसे मिनिमम। नाउ, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक कंपास नीडल रेस्ट इन विच डायरेक्शन? सपोज के लिए आपने एक मैग्नेट है, ये रोप है, इस पर एक मैग्नेट लगाया, नॉर्थ साउथ वाला डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ एक मैग्नेट लगाया। तो इसको आपने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो ये किस डायरेक्शन में अलाइन होगा? तो ये किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट के आपने जो दो पोल्स है वो क्या होते हैं? नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट होगा, साउथ नॉर्थ से अट्रैक्ट होगा, तो ये किस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय बार मैग्नेट प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? क्या होगा? जीरो। देखिए, यूनिफॉर्म बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट आपने देखा होगा, इस टाइप का एक सिंपल मैग्नेट होता है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अगर इस मैग्नेट को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, सपोज कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आपने एक बार मैग्नेट रख दिया, तो उसमें नेट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इससे कोइंसाइड हो जाएगी, तो देयर इज़ द नो नेट फोर्स अप्लाइड ऑन बार मैग्नेट। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ अ मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, देन हाउ विल द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट गेट्स अफेक्टेड? रिमेन सेम। मतलब क्या हुआ इसका? सपोज कि ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ सेक्शन है, ये पोल। अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ तो ऐसा हो जाएगा कि ये नॉर्थ मैग्नेट बन गई, ये साउथ मैग्नेट बन गई? नहीं। इससे क्या होगा? अगर मैंने सपोज कि ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, इसको अगर मैंने बीच में से काटा तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये छोटा पीस यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ साउथ हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक पोल से ये क्या रिमेन सेम होता है, ये चेंज नहीं होते कटने पे कि कटने पर नॉर्थ अलग हो गया, साउथ अलग हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? रिमेन सेम होते हैं। नाउ, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ मैग्नेट? क्या होता है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मतलब क्या हुआ इसका? सपोज कि ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी क्या होगी? नॉर्थ से साउथ। ये नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ, मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा। और इंटरनली देखेंगे तो इस डायरेक्शन में, साउथ टू नॉर्थ। तो अपने को याद रखना है क्या होती है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नेक्स्ट, मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? देखो, विच सब्सटेंस आर फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड? सपोज कीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आपने डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर रखा
तो क्या होगा, वो फ्रीली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, पर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में जा रही है। इसने अगर इसमें आपने इसमें डाई मैग्नेटिक मटेरियल रखा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मैग्नेटाइज तो होगा, पर किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, मतलब इस डायरेक्शन में। अभी एग्जाम्पल क्या होते डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस के, एग्जाम्पल हो गया कॉपर, जिंक, बिस्मथ, सिल्वर, गोल्ड, एंटीमनी, water, glass, these all are example of diamagnetic substance. Next, among copper, aluminium, iron, which one example of diamagnetic? अभी हमने सब पढ़ा कि कॉपर क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देन इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट फील्ड, दे आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। Next, which substance are strongly magnetized in the direction of magnetic field when placed in a strong magnetic field? अभी क्या था, अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ क्या है, इसका यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा तो वो मैग्नेटाइज तो होगा, पर किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कौन से मटेरियल होते हैं, फेरोमैग्नेटिक। इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, कोबाल्ट, आयरन, निकल, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हमने पढ़ लिया डायमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। दोनों मैग्नेटाइज होते हैं, पर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये सेम डायरेक्शन में होता है। अमंग द एल्यूमिनियम, क्वार्ट्ज, निकल, बिस्मथ, विच वन इज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? कौन सा, निकल, अभी हमने ऊपर पढ़ा एग्जाम्पल। नेक्स्ट, which substance are feebly magnetized in the direction of magnetic field when placed in strong magnetic field? देखो ये पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस क्या है, दोनों तो सेम ही है, पर वहाँ पे स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है और ये मटेरियल क्या होता है, फीबली, मतलब कम मैग्नेटाइज्ड होते तो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के, पर क्या होता है, कम। तो ये कम है, जो कम है, यही डिफरेंस है पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक इसके बीच में। अब ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो क्या होता है, टंगस्टन, कैस्मियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, प्लेटिनियम। इसको याद रखने का एक एग्जांपल है जिसमें भी IUM आता है आखिरी में, वो अधिकतर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, अधिकतर, सारे नहीं। जैसे कैस्मियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, प्लेटिनियम, दे आर ऑल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नाउ नेक्स्ट, अमंग द हाइड्रोजन, प्लेटिनियम, निकल, सिल्वर, विच इज़ वॉट इज़ अ पैरामैग्नेटिक? अभी हमने ऊपर देखा कि IUM, प्लेटिनियम, ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट, एट विच टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? कौन सा होता है वो, क्यूरी टेम्परेचर। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो कन्वर्ट हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक में? मतलब क्या हुआ कि कोबाल्ट जो है वो कोबाल्ट एक क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो सपोज़ कीजिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो गया, एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम। तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस के प्रॉपर्टी कब शो करने लग जाते हैं, एट क्यूरिश टेम्परेचर। नेक्स्ट, विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और टेम्पररी मैग्नेट्स? जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट देखी होगी ये, इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, तो इसमें यूज़ होता है सॉफ्ट आयरन। सो बेसिकली सॉफ्ट आयरन आर यूज्ड इन टू व्हाट वी कैन से टू मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट। सॉफ्ट आयरन इज यूज टू to make the electromagnet and temporary magnet. Why? Because soft iron shows the maximum magnetizing properties. Next, among the electric motor, electric fuse and microscope, which one is used the electromagnets? तो कौन सा यूज़ करता है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर आपने देखी होगी, यहाँ से आपने दो कनेक्शन वायर लगाए, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये रोटेट होने लगती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये किस पे बेस्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे, मतलब इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है। आपने देखा होगा ना मोटर के अंदर से कोयलिंग वाले वायर लगे रहते हैं आसपास, उसके ऊपर ये बॉडी रहती है। तो इसमें ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है एक तरह का। तो इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट, विच मटेरियल इज फेवर्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स?
कौन सी? स्टील इज यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। अब हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो हमको पता है कि जो मैग्नेट होती है उसके दो पोल रहते हैं, नॉर्थ साउथ। सिमिलरली जो हमारी अर्थ है उसका एक तो जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ होता है, मतलब ये सपोज कि जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ है। सिमिलरली अर्थ जो है एक नेचुरल मैग्नेट है, तो ये भी क्या करती है, शो मैग्नेटिज्म शो करती है। तो पर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मेरिडियन जिसको बोलते हैं, वो जो है ना जोग्राफिकल मेरिडियन से स्लाइटली क्या है, टिल्ट है। स्लाइटली क्या है, टिल्ट है। तो सपोज़ कीजिए उसका नॉर्थ क्या हो जाएगा, साउथ, ये उसका साउथ हो जाएगा, ये उसका नॉर्थ हो जाएगा। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो थोड़े से टिल्ट है। नाउ व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन? सपोज कीजिए ये अर्थ है, ये उसकी क्या हो गया, जोग्राफिकल मेरिडियन, मतलब जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ, और ये क्या हो गया उसका मैग्नेटिकल मेरिडियन। तो ये जो एंगल बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। कितना वो देखो डिक्लाइन हुआ, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। What is the angle which the axis of needle makes with horizontal component of earth magnetic field? मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस है, मतलब उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच, और ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो अर्थ की मैग्नेटिक नीडल की एक्सिस है और जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसके अगर बीच का अगर आप एंगल मेजर करेंगे तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल्स? ये आपको याद रखना है कि जो एंगल ऑफ डिप अभी हमने पढ़ा क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल और एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है, तो वो जो पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स पे जो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। और जो एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक इक्वेटर कितना होता है, 0 डिग्री। और न्यूट्रल पॉइंट्स पे भी क्या होता है, 0 डिग्री। नेक्स्ट, एट विच प्लेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स हॉरिजॉन्टल? तो ऐसे ही कौन सी जो प्लेस है यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है हॉरिजॉन्टल? तो वो है अर्थ के मैग्नेटिक के इक्वेटर पे। मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या हो जाती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल हो जाती है। विच टर्म इज स्पेसिफाइड फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी लोकेशन ऑफ द अर्थ? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल फील्ड क्या, सपोज कि ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, उसका जो ये कंपोनेंट है इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल, ये कंपोनेंट हो गया वर्टिकल। तो जो विच टर्म इज स्पेसिफाइड फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी लोकेशन ऑफ द अर्थ? किसी भी लोकेशन पर जब हम बोलते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बात करते हैं तो कौन सी टर्म स्पेसिफाई करती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं हम जब भी करते हैं बात। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइम पे पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रिक पास थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। सिमिलरली द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया नॉर्मली इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब क्या हुआ, ये जो है ये एरिया है पर्टिकुलर, इसमें से कितनी लाइन, कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, उसी को हम क्या बोलते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देते हैं। व्हाट इज रिफर टू द करंट जनरेटेड बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स? सपोज कीजिए ये एक कोयलिंग है, ये एक कोयलिंग है, ये एक मेटल है, सॉरी ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ। इसको अगर आप इस कोयल के अंदर बाहर करेंगे तो इस कोयल में जो है एक करंट जनरेट होगा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये कोयल थी, ये मैग्नेट थी, ये नॉर्थ साउथ है, तो जो उसमें अंदर बाहर जाएंगे तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, कम ज़्यादा होता है। तो इस कोयल में एक करंट जनरेट होगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। अकॉर्डिंग टू विच लॉ द करंट इंड्यूस्ड इन अ सर्किट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टेड टू अपॉन द चेंज इन फ्लक्स? ये क्या होता है, लेंज लॉ। मतलब क्या हुआ इसका, देखो लेंज का एक लॉ दिया, लेंज ने एक लॉ दिया था कि जो करंट इंड्यूस होता है इन अ सर्किट ड्यू टू अपन मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, वो क्या होता है, इज डायरेक्टेड टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स। मतलब क्या हुआ इसका, सपोज कीजिए ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, अगर मैं इसको अंदर ले जाऊंगा तो इसमें करंट जनरेट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। वो करंट क्या करेगा, वो ट्राई टू करेगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा। मतलब क्या, इस मैग्नेट को वो ट्राई करेगा इस तरफ पुश करने की, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। पर सपोज कीजिए कि जो एक ऑयल है,
इसमें मैंने मैग्नेट अंदर डाली, ये नॉर्थ हो गया साउथ, जब मैं इसको बाहर ले जाऊँगा तो भी इसमें एक करंट जनरेट होगा, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो रहा है। पर अब जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो क्या करेगा, मैग्नेट को इस तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। मतलब जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा उसका अपोज करेगा इंड्यूस करंट, मतलब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में उसका लगेगा। तो ये किसने बोला था, लेंज लॉ ने। लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये सिंपल सी बात है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी इसमें कन्वर्ट नहीं हो रही, एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। आपने इसको अंदर बाहर करा तो जो इस फॉर्म की एनर्जी है वो करंट के फॉर्म में जनरेट हो गई। तो ये क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने सिर्फ मूव करा इसको कॉइल के अंदर, वो कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये एनर्जी है तो वेस्ट हो रही है। पर ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि एनर्जी इस फॉर्म की अंदर बाहर का मैकेनिकल एनर्जी इस फॉर्म में, मैग्नेटिक एनर्जी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है इंड्यूस करंट के फॉर्म में। तो इसको हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है लेंज लॉ। नाउ by which property it opposes any change in the current flowing through it by inducing an EMF in itself। मतलब क्या हुआ, सेल्फ इंडक्टेंस होता है, उसमें क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो क्या होती है, करंट को अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, करंट को हमेशा अपोजिट करती है। तो बाय विच प्रॉपर्टी इट अपोजेस एनी चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूस करंट इंड्यूसिंग एन EMF। सपोज कीजिए करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस इस डायरेक्शन में लगेगा। तो सपोज कीजिए करंट इस डायरेक्शन में लग रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब क्या हो रहा है, वो करंट को अपोज करेगा। अकॉर्डिंग टू विच फिनोमेना ऑन एन अपोजिंग EMF इज प्रोड्यूस इन अ कोयल एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट लिंक्ड विद द नेबरिंग कोयल। ये क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब क्या हुआ इसका, सपोज कीजिए ये जो है एक कोयल है और ये दूसरी कोयल है। अगर मैं इसमें जो है करंट को चेंज करूँ, मतलब इसमें से मैं अगर करंट कम ज़्यादा करूँ तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो इस उससे बिना कांटेक्ट के इसमें भी एक करंट जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, एक कोयल से दूसरे कोयल में फ्लक्स चेंज करके करंट क्रिएट करना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। Transformer like is based on mutual induction. On which induction does the metal detector works? तो किस पे करता होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन। तो मेटल डिटेक्टर रहता है ना वो इस टाइप से, ये मेटल डिटेक्टर है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल डिटेक्टर है। ये इसके पास जाएगा जब भी, तो अभी हमने क्या पढ़ा, इसमें इंड्यूस करंट जनरेट होगा अपोजिट टू दिस। उससे क्या होगा, इसका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा और साउंड सिस्टम वो बजने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मेटल, इसने क्या, मेटल डिटेक्टर जो इसकी रेस निकालेगा उससे क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस से। उसमें भी करंट बनेगा पर वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो कौन डिटेक्ट कर लेगा, ये मेटल डिटेक्टर। बाकी ऑब्जेक्ट में ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाकी ऑब्जेक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, तो उसमें करंट जनरेट नहीं होगा। तो इसी प्रिंसिपल पे कौन वर्क करता है, मेटल डिटेक्शन, किस पे, म्यूचुअल इंडक्शन पे। If the speed of a moving magnet inside a coil increases, how will the electric current increases? मतलब ये सपोज कीजिए ये coil है और ये मैग्नेट है। अगर मैं इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँ तो इसके अंदर जो करंट जनरेट हो रहा था क्या वो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। What will happen when a conducting wire is dropped along east west direction? मतलब क्या हुआ कि कंडक्टिंग वायर सपोज कीजिए, अगर मैं इसको ड्रॉप करूँ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट वेस्ट में डायरेक्शन में ड्रॉप करूँ, तो क्या होगा, इन इंड्यूस करंट फॉर्म फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्यों, हमने पढ़ा कि जो इंड्यूस करंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट है तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, वेस्ट टू ईस्ट। वॉट इज़ रिफर्ड टू द करंट फ्लोइंग इन ऐसे सर्किट ऑफ जीरो रेजिस्टेंस? उसको हम क्या बोलते हैं, वॉटलेस सर्किट। करंट फ्लोइंग इन ऐसे सर्किट ऑफ जीरो रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए ये एक ऐसे सर्किट है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा विथ जीरो रेजिस्टेंस, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट। विच डिवाइस इज यूज टू कंट्रोल करंट इन ऐसे सर्किट? तो उसको हम क्या बोलते हैं, चॉक कॉइल। तो क्या जो है वो ऐसे सर्किट में कंट्रोल करने के काम आती है, एसी का सर्किट में चॉक कॉइल। तो चॉक कॉइल क्या काम आती है, करंट को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट,
चॉक कोयल जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है, तो वो भी प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पे बेस्ड होती है। सेल्फ इंडक्टेंस अभी हमने ऊपर पढ़ा। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन इंडिया, कितनी है? 50 हर्ट्ज, 240 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, ये हमको याद रखना है। व्हाट इज़ द नेम डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इन डायरेक्ट करंट, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर इज यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। ऑन विच प्रिंसिपल डज द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स, किस पे करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टर या म्यूचुअल इंडक्शन पे इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो वर्क करता है। तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? जो शादी पार्टी में यूज़ होता है ना इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसमें डीजल वीजल डालते हैं और घुमाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी से हम एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो वो किस पे वर्क करता है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन पे। नाउ इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म को? मैकेनिकल एनर्जी। जो हम उसको रोटेट करते हैं तो एक तरीके से वो मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोड्यूस कहाँ से कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल हो गया, इन सब से क्या कर रहे हैं? हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे देन हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर? देखो एसी जनरेटर में क्या होता है? स्लीप रिंग्स होता है, और डीसी जनरेटर में क्या होता है? कम्यूटेटर होता है। मतलब क्या हुआ इसका? सपोज़ कीजिए एसी जनरेटर है, इसको आप इनर फंक्शन देखेंगे तो आपने ऐसे रिंग देखी होगी इसके अंदर। तो एसी जनरेटर में ये क्या होता है? रिंग होता है। एसी जनरेटर में रिंग होता है क्योंकि ये जो करंट क्या आपस बार बार चेंज करता रहता है। पर कम्यूटेटर क्या होता है? जो स्प्लिट रिंग्स होती है इस टाइप की आती थी, उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर, और वो किस में यूज़ होती है? डीसी जनरेटर में। तो एसी समझ में आ गया हमें, डीसी क्या समझ में आ गया? ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखा होगा आपने, जो आपकी गली में स्ट्रीट में एक बड़े बड़े डब्बे लगे रहते हैं खंभे पे, उसको ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे सपोज़ कीजिए ये एक सोर्स है, यहाँ से बहुत वाट में, किलो वाट में एनर्जी जनरेट हुई, और ये एक शहर है जहाँ हमें एनर्जी सप्लाई करनी है। अब क्या होगा कि मुझे इस शहर से यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करनी है, पर मैं अगर इसको वायर के थ्रू डायरेक्ट सप्लाई करूँगा तो एनर्जी का लॉस होगा और यहाँ तक एनर्जी पहुँच नहीं पाएगी। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा दूँगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उससे क्या होगा? ये एनर्जी इसके पास आएगी, ये इसको स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ा देगा, फिर ट्रांसफ़र करेगा। और यहाँ पे मैं लगा दूँगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो ये एनर्जी को वापस नॉर्मल कर देगा और शहर में भेज देगा। तो ये काम होता है ट्रांसफार्मर का। तो एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नाउ व्हाट इज़ द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ट्रांसफार्मर? क्या होता है? सॉफ्ट आयरन। बिकॉज क्यों? देखो मैग्नेटिक जो ट्रांसफार्मर होता है वो इट शुड बी ए गुड कंडक्टर। तो सॉफ्ट आयरन जो होता है वो एकदम गुड मैग्नेटिक फील्ड बताता है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर में किसका यूज़ होता है? सॉफ्ट आयरन का। नाउ फॉर विच पर्पज द ट्रांसफार्मर आर यूज्ड? तो किसके लिए? टू स्टेप अप स्टेप डाउन एसी वोल्टेज। जो एसी का वोल्टेज होता है उसको कम ज़्यादा करने के लिए जो यूज़ होता है उसी का हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। वाई आर द स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज्ड? क्यों होता है? टू इंक्रीज वोल्टेज। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है? वोल्टेज को इंक्रीज करता है, करंट को क्या करता है? कम करता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को कम करता है और करंट को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट, वाई आर द स्टेप अप हो गया, तो वाई आर द डाउन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज टू डिक्रीज वोल्टेज। देखो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिखता कैसा है? अगर आपने सपोज कीजिए ये कोयल है, यहाँ पे एक छोटी कोयल लगाई और यहाँ पे जो है एक बड़ी कोयल लगाई, तो ये किस क्या क्या हो गया? ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहाँ से आपने करंट भेजा, यहाँ पे करंट जनरेट होगा। तो यहाँ पे आपने जो प्राइमरी कोयल है इसको स्मॉल बनाया, जो सेकेंडरी कोयल इसको बिग बनाया, तो ये क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सिमिलरली अपन ने यहाँ की कोयल जो है उसको बड़ा बनाया और यहाँ की कोयल को छोटा बनाया, तो ये विदाउट कॉन्टैक्ट, तो यहाँ से भी करंट यहाँ जनरेट होगा। पर ये क्या हो गया? इज एग्जाम्पल ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो वोल्टेज को क्या कर रहा है? डाउन कर रहा है। नेक्स्ट, इन विच इंडक्शन फर्नेस वोल्टेज रेगुलेटर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ट्रांसफार्मर इज नॉट यूज? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में
देखो क्या बोल रहा है, वोल्टेज रेगुलेटर और फर्नेस एंड क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग ट्रांसफार्मर कहाँ यूज़ नहीं होता, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ट्रांसफार्मर का कोई लेना देना ही नहीं है। अब मोबाइल फ़ोन चार्जर इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए आप 240 वोल्ट का करंट आता है, ये स्विच है, तो आप इसको डायरेक्ट केबल लगा के यहाँ से मोबाइल में लगाएंगे तो मोबाइल क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, उसकी बैटरी जो है ब्लास्ट हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, चार्जर लगाते हैं। तो चार्जर बेसिकली 240 वोल्ट को क्या कर देता है, वोल्टेज को कम कर देता है, देन हमारा मोबाइल ऐसा चार्ज होता है। तो ये किस फॉर्म का हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अब हमने पढ़ लिया ये चैप्टर की स्टेप अप, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई में कहाँ यूज़ होता है, मैग्नेट क्या होता है, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, डिक्लिनेशन क्या होता है, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, लेंज लो क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा ये चैप्टर है फिनिश कर लिया। अब हम अगले वीडियो में अगला चैप्टर चालू करेंगे। थैंक यू।